हे दोस्तों, स्वागत है आपका द मिलियनर मॉन्क इस चॅनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको आई एम एंटरप्रेन्योर म्हणजेच मी एंटरप्रेन्योर इस शरद तांदळे जी की बुक से कुछ समरी बताऊंगा और 5 ऐसे लेसन बताऊंगा जो आपके जिंदगी में बहुत ही काम आएंगे। बेसिकली ऑथर ने इसमें खुद का बायोग्राफी बताया है, 10 से लेकर एक वायद लड़के से लेकर सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिन्होंने 2013 में न्यूयॉर्क में प्रिंस चार्ल्स के हाथों से द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ये अवार्ड प्राप्त किया। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली ऑथर की जर्नी शुरू होती है 10th क्लास से। 10th में लेखक के रैंक अच्छे आते हैं तो 11th को एडमिशन लेते हैं और जब 12th में उन्हें पूछा जाता है बेटा तुमने साइंस साइड को एडमिशन क्यों लिया, तभी वो बताते हैं क्योंकि मैं 10th पास हुआ। इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं रहता है, उन्हें क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है ये पता नहीं रहता, इसलिए वो साइंस साइड को एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद लाइफ शुरू होते है डिग्री की। वो 12th होने के बाद बहुत सारे ऑप्शन ढूंढते हैं, लेकिन इंडिया में तो फेमस है ये या तो इंजीनियरिंग या तो डॉक्टर या तो एमबीए करो, इससे आप बहुत पैसा कमा सकते हो। इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। तो इंजीनियरिंग को उन्हें अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया क्योंकि 12th में 90+ मार्क थे और लेखक खुद बताते हैं कि ये 90% मार्क्स मेहनत से नहीं मिले, कॉपी कर करके रट रट के मिले। तो यहाँ पे उनकी इंजीनियरिंग की जर्नी शुरू होती है। और क्या, इंजीनियरिंग को एडमिशन लेने के बाद आपको तो पता ही है, चाय सुट्टा दोस्त दुनियादारी, इसमें उनकी लाइफ चल रही होती है। तो ऐसी ही लाइफ शुरू रहती है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कुछ नहीं होती। पेपर के लास्ट दिन 5 साल के पेपर निकाल के 40 मार्क्स निकालना यही टारगेट रहता है। इंजीनियरिंग को कुछ भी सीरियसली नहीं लेते। ऐसे करके 4 साल की इंजीनियरिंग 6 साल में कंप्लीट होती है। इसके बाद जो है रियल लाइफ का स्ट्रगल उन्हें पता चलता है। वो जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन मार्क्स कम होने की वजह से और कम्युनिकेशन वीक होने की वजह से उन्हें कुछ भी किधर भी जॉब नहीं मिलता। तो वो आखिर में थक हार कर द बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। एमपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा, मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करूंगा। तो उसके लिए वो पुणे में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर क्लासेस लगाते हैं, बहुत सारी इधर उधर की बातें सीखते हैं, जनरल नॉलेज लेते हैं, पॉलिटिक्स पे बड़े बड़े गप्पे लड़ाते हैं और एट द एंड उनको पता चलता है कि ये एग्जाम प्रिपेयर करने के लायक हम नहीं है। तो फिर वो आइडिया वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। तो इनके साथ जो दोस्त होते हैं वो जॉब को लगे होते हैं, उनको अच्छा सैलरी भी मिल रहा होता है। तो लेखक सोचते हैं कि मैं इनसे राय ले लूं। तो उनसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं जिससे मुझे जॉब मिले। तो सजेशन देने वाले तो लाइफ में बहुत लोग रहते हैं। कोई बताता है कंप्यूटर का कोई अच्छा कोर्स ही कर लो, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब भी अच्छा मिलता है, स्टार्टिंग पैकेज 3.5 लाख मिलता है। कोई बताता है सैप का कोर्स करो, तो कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है। ये इस चक्कर में लेखक फिर से सैप का क्लास लगाते हैं। सैप के क्लास में जाते हैं, वहां पे सीखते हैं, वैसे ही टाइम पास करते हैं, एक सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, उसके बाद जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी उधर कम्युनिकेशन वीक था, इसलिए उन्हें जॉब नहीं मिल पाया। तो इसके बाद लेखक ने एक डिसीजन लिया कि अभी मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो वो पुणे में भोसरी एमआईडीसी, जो एक बहुत बड़ी एमआईडीसी है पुणे में, वहां पे जाते हैं और अलग अलग कंपनियों को विजिट करते हैं और वो एक खुद का प्लान बनाते हैं। इस प्लान में वो 3-4 मशीन्स और कुछ लोगों को कंसीडर करके, उनका पेमेंट कंसीडर करके 7 लाख का बजट लगाते हैं और घर में फोन करते हैं और पापा को वो बोलते हैं पापा मुझे 7 लाख चाहिए, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पैसे दे दो। तभी पापा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में 6 साल लगा दिए, उसके बाद एमपीएससी यूपीएससी में टाइम पास करवा दिया, उसके बाद सैप का क्लास करके भी टाइम पास करवा दिया, अभी बिजनेस करके पैसे भी बर्बाद कर देंगे। ऐसा पिताजी उनके सोचते हैं और उन्हें मना कर देते हैं। तो लेखक हो जाते हैं नाराज और क्या, इमोशनल टॉर्चर शुरू करते हैं घर में। तो एक बार उनकी माँ उनको फोन करती है, तभी वो धीरे से आवाज में बहुत ही नर्वस दिखाई देते हैं। तो घर वाले परेशान हो जाते हैं यार, आखिर में चिंता होती है तो घर वालों को ही होती है। वो घर वाले घर से निकल के पुणे में आ जाते हैं और उन्हें सब बताने लगते हैं, देखो हमारी सोसाइटी में तो लोग अभी कह रहे हैं कि शरद बिगड़ गया है, वो कुछ काम नहीं कर रहा, उसकी शादी की उम्र भी बीती जा रही है। ये सब सिचुएशंस बताते हैं और लास्ट में उनके पापा जाते वक्त उनके हाथ में 20,000 देते हैं और कहते हैं ठीक है, तुझे बिजनेस के लिए 7 लाख चाहिए ना, हम हमारी जमीन बेचते हैं और तुम्हें 7 लाख दे देते हैं। लेकिन तभी वो उन्हें बटरफ्लाई का एग्जाम्पल बताते हैं, देखो शरद तुमने बटरफ्लाई कैसे पैदा होता है ये प्रोसेस देखा है। तब वो कहते हैं हाँ, कि वो एक कीड़ा रहता है, छोटा सा इंसेक्ट रहता है, वो खुद के पास में ही जाला बुन देता है और उसके बाद कुछ दिन जाते हैं, वो खुद ही वो जाला फोड़ देता है और उसके बाहर आता है, तब भी एक परफेक्ट बटरफ्लाई बन के उड़ता है। तब लेखक के पापा उसे बताते हैं कि यहाँ से तुम्हें सीखना चाहिए, देखो अगर तुम खुद स्ट्रगल करोगे, इंटरनली मोटिवेटेड रहोगे और कुछ करने की इच्छा रखोगे तो तुम बटरफ्लाई बन के उड़ोगे। अगर बटरफ्लाई का कवच बाहर से फोड़ दिया तो इनकम्प्लीट इंसेक्ट ही बाहर आएगा जो कि मरा हुआ होगा। तो यहाँ पे लेखक को एक चीज समझ में आती है, अगर कुछ करना है तो दूसरों से राय लेना बंद करो, राय लो लेकिन जो सही लगता है वही करो, जिसके बारे में आपको नॉलेज है वही करो, नहीं होगा तो उसके बारे में पूरा नॉलेज लो और फिर करना शुरू करो।
तो यहाँ पे लेखक के लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ जाता है। लेखक फाइनली डिसाइड करते हैं कि मैं अभी कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा। तो वो कॉन्ट्रैक्टर बनने की प्रोसेस में लाइसेंस, इस चक्कर में ऑफिस में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस में, और उधर उन्हें पता चलता है कि बिजनेस करने के लिए पैन कार्ड लगता है। तो लेखक की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है। वो जाते हैं घर पे, खुद का पैन कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड लेकर आते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या नहीं लगते हैं, सब कलेक्ट करके अपना एक लाइसेंस बनवा लेते हैं। उनका एक दोस्त भी होता है, वो भी उन्हें बहुत उधर हेल्प करता है। तो इसके बाद लेखक का जर्नी स्टार्ट होता है। 5-6 महीने तक ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं, उन्हें एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। और एक बार क्या होता है, एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का, वो एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करना होता है। तो वो वहां पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं और उसका टेंडर निकाल के लेते हैं और कोटेशन दे देते हैं। जब भी कोटेशन उन्हें मिलता है वो बहुत ही कम रहता है, तो वो उनके दोस्त को फोन करते हैं जो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के एरिया में उन्हें मिला रहता है। तो उससे पूछते हैं, अरे भाई ऐसा ऐसा काम है और हमें ये कॉन्ट्रैक्ट लेना है। तभी वो बोलता है कि तुझसे पहले वो टेंडर मेरे पास आया था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया क्योंकि उसमें पैसे कम मिल रहे हैं। तो लेखक फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले जो साहब होते हैं उनके पास जाते हैं और उन्हें पूछते हैं, साहब ये तो आप बहुत ही कम पैसे दे रहे हो, मतलब 15,000 के पास वो अमाउंट रहता है। तो तभी वो साहब बोलते हैं कि देखो शरद, शुरुआत छोटे से ही होती है, धीरे धीरे से काम सीखो और काम को कभी भी ना मत बोलो। तो शरद जी ठान लेते हैं कि नहीं, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैं लेके रहूंगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उन्हें 10,000 मिलते हैं। वो जाते हैं, कुछ लेबर्स को इकट्ठा करते हैं और वो ट्रांसफार्मर शिफ्ट कर देते हैं। लाइफ के पहले 5,000 उन्हें मिलते हैं, लेबर को 10,000 देने पड़ते हैं और भी खर्चे होते हैं। ये सब जाकर उन्हें 5,000 लाइफ के पहले मेहनत के मिलते हैं, वो भी एक ही दिन में। इसके बाद उन्हें धीरे धीरे चीजें समझने लगती है। उन्हें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता था तो वो कभी भी ना नहीं कहते थे। और इसके बीच में ही बहुत सारी समझने वाली चीजें हैं, जैसे कि बैंकिंग के अबाउट। वो हमेशा ये सोचते थे कि बैंक लोन नहीं देती एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस डूब जाते हैं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि बैंक में खोज में रहती है जो कुछ करना चाहते हैं, जो सक्सेसफुली बिजनेस रन करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से उन्हें पता चलता है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, आप एक बार उस बुक में से चेक कर लो। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में वो सुनते हैं, वहां पे अकाउंट निकालते हैं, वहां का मैनेजर भी उन्हें बहुत सपोर्ट करता है। 10 लाख का लोन मिलता है। लोन मिलने के बाद दूसरे दिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का एक काम रहता है, तो वो कैश निकालते हैं सेल्फ अकाउंट से। और उधर उन्हें पता चलता है कि जब भी तुम्हें अगर बिजनेस के लिए पैसे लगने वाले हैं तो आपको वो पैसे सेल्फ अकाउंट से नहीं निकालने हैं, जो भी काम करना है चेक से करना है। मतलब यहाँ पे पॉइंट आउट मत करो कि उन्होंने क्या किया, लेकिन देखो किसी भी प्रोसेस में कितनी छोटी छोटी चीजें होती है, किसी भी बिजनेस में कितनी छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें एक्चुअल में समझना चाहिए। और वो 10 लाख का लोन लेते हैं, फिर वहां से उनका रोलिंग शुरू होता है, धीरे 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 बिजनेस बढ़ता है और ये बिजनेस 1.5 CR तक उनका बढ़ता है। तो बैंक इसको ऑब्जर्व करती है और उनका नॉमिनेशन कर देते हैं द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड, जो न्यूयॉर्क में दिया जाता है प्रिंस चार्ल्स के हाथों से। तो इन्होंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा, लेकिन उस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हो गया। एक बार उनके मन में ख्याल आया, यार क्यों जाना है इस अवार्ड को, मुझे तो इंग्लिश भी ठीक से नहीं आता। बाद में सोचते हैं यार फ्री का न्यूयॉर्क ट्रिप मिल रहा है तो मैं उधर जाऊंगा। लेकिन जाते जाते भी 60 टेंडर वो लेके जाते हैं, मतलब काम नहीं छोड़ते उस अवार्ड के लिए। वो उधर जाते हैं, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, उन्हें नहीं लगता था कि मुझे अवार्ड मिलेगा, क्योंकि जब भी वो बोल भी रहे थे ना तभी उनके बीच में एक ट्रांसलेटर बैठा था। मतलब ये मराठी में उन्हें बात करते थे, वो ट्रांसलेटर उनसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताता था। फिर इतना लॉन्ग प्रोसेस था। तो वहाँ पे उन्हें BBC चैनल के मेन हेड भी मिल गए, उनसे भी बातें हुई, उनसे भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लेखक ने सीख ली। एट द एंड ऑफ द डे जब भी अवार्ड देना होता है तब फाइनलिस्ट में उनका नाम आता है और लेखक को अवार्ड मिल जाता है। मतलब एक आम मामूली वाहियात लड़का जब लाइफ को सीरियस लेता है तब उसकी लाइफ बदल जाती है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लाइफ में कोई भी सही या गलत टाइम नहीं होता काम करने का, खाली आपका डेडिकेशन, उसके वजह से उस बिजनेस का आपको ट्रू नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से सीखने की तैयारी होनी चाहिए और आप कभी भी किसी चीज को ना नहीं कह सकते। तो चलिए इस टोटल स्टोरी से हम 5 लेसन निकालते हैं जो आपको बहुत ही यूजफुल होंगे। लेट्स गेट इनटू दैट। फर्स्ट, दैट स्टोरी ऑफ बटरफ्लाई। अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो बटरफ्लाई की तरह वो कवच को खुद फोड़ के तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, तब भी तुम सक्सेसफुल बन पाओगे। यदि कोई एक्सटर्नल सपोर्ट या मोटिवेशन से वो कवच किसी ने फोड़ दिया तो तुम कीड़े की तरह जीओगे लाइफ में। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है फ्रेंड्स। यहाँ पे लेखक के बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो उनके साथ टाइम पास करते थे, मूवी देखने जाते थे, कॉलेज लाइफ में थे। लेकिन जब लेखक का खराब टाइम आया था ना तभी वो उन्हें कोई 500 रुपए भी नहीं दे रहा था। तो चॉइस ऑफ फ्रेंड्स रखो लाइफ में। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि फ्रेंड कुछ मतलब
कुछ एक्सपेक्ट करके फ्रेंडशिप करो, ऐसा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, दो तरह के होने चाहिए, जो तुम्हें किसी भी क्राइसिस में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेंड्स जो तुम्हें फाइनेंशियली कभी भी जब तुम चाहो तब सपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ फ्रेंड्स जो तुम्हें सही एडवाइस दे सकते हैं, और यही फ्रेंड तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहेंगे दोस्तों। ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि टाइम पास करने वाले तो बहुत लोग लाइफ में आएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका टाइम पास होगा, टाइम वेस्ट होगा, वो खुद का काम करते रहेंगे, आपकी लाइफ वेस्ट जाएगी। ये थी दूसरी सीख। इसमें से तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि जब भी हमारे ऑथर इस जर्नी में थे, तब भी उनके फैमिली के आसपास में या सोसाइटी में जो भी लोग थे वो उन्हें बहुत परेशान करते थे। मतलब ये तू क्या कर रहा है, जॉब नहीं कर रहा, क्या चल रहा है तेरे जिंदगी में, अभी तक तेरी शादी भी नहीं हुई। तो दोस्तों ऐसे निगेटिव लोगों को अवॉइड करो, अपने काम पे फोकस करो, डेडिकेशन दो। सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग, ये रोग पहले छोड़ दो, लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। जो तुम करना चाहते हो वो दिल लगा के करो, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। चौथी सीख इससे हमें ये मिलते हैं सजेशन। दोस्तों जब हम लाइफ में कंफ्यूज होते हैं ना, तो 10 लोगों को फोन करके बोलते हैं अरे मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, और वो उनके प्रोस्पेक्टिव से आपको सजेशन देते रहते हैं। वो उनका प्रोस्पेक्टिव रहता है, तुम्हारा नहीं रहता। तो दूसरों का सजेशन जरूर लो, लेकिन बात वही करो या उसी चीज में आपका टाइम इन्वेस्ट करो जिसमें आपका दिमाग चलता है, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जिसके बारे में आपको इंटरेस्ट है, वही चीज लाइफ में करो। पांचवी एंड इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोनस टिप समझो आप इसे। ये मैं नहीं बता रहा, खुद ऑथर बता रही है। एक, आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में आपको अगर जीना है तो लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए, वेरियस लैंग्वेज, मे बी इट इज इंग्लिश, जापानीज, मराठी, हिंदी, कन्नड़ा। यू हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस। उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना पड़ेगा। अगर आपका खुद को बिजनेस करना है या प्रोफेशन में सक्सेस होना है तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता रहना ही चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इन्वेस्टमेंट। वो आपका पैसे का भी हो सकता है और टाइम का भी। कभी भी टाइम इन्वेस्ट करते वक्त ये सोचो कि इतना टाइम मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या मिलेगा इससे, इसका आउटपुट क्या होगा। क्या मैं सही टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दो तीन घंटे बाहर जा रहा हूँ, आराम से दोस्तों के साथ बैठा हूँ, चाय मार रहा हूँ, सुट्टा मार रहा हूँ, लेकिन इसमें से मिलेगा क्या यार, फाइनल आउटपुट क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो जिसमें भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें सोच समझ के करो। दूसरी बात है पैसे की। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, तो इसके वजह से पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब महंगाई 6 से 8% हर साल बढ़ रही है, और आप सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखोगे, 100 रुपए रखोगे तो 4% रिटर्न मिलेगा। मतलब 100 रुपीज रख दिए तो उसका 1 से 4 होगा, 104 रुपए होगा, और महंगाई बढ़ रही है 108 रुपए से, मतलब आप 4 रुपए से लॉस में हो। तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर में करना है, कौन से म्यूचुअल फंड में करना है, या किसी भी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करना है जिसमें से आपको रिटर्न क्या मिलेगा, ये आपको सोचना चाहिए। इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। पैसा कमाने से इंपॉर्टेंट चीज है पैसा कैसे सेव कर रहे हो, और सेविंग से इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पैसे को इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो। सो पैसा तैयार कर रहा है या नहीं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पे मैं एक जरूर वीडियो बनाऊंगा, जो मैं इस बुक से बनाऊंगा, रिच डैड पुअर डैड। तो इसका भी समरी आप जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आपको अगली वीडियो की बुक की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। और लास्ट में एक चीज जो लेखक ने की, ये सब होने के बाद उन्होंने उनके पैशन थ्रू पैसा कैसा कमाया जाए ये सोचा, और उसमें से ही ये बुक लिखा, द एंटरप्रेन्योर बाय शरद तांदड़े। इस बुक को अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत लॉन्ग जर्नी बताई, मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ, उस लिंक से आप ये बुक को खरीद सकते हो। दूसरा बुक उन्होंने रावण राजा राक्षसांचा ये भी लिखा है, इसमें से भी उन्हें इस बुक में से भी उन्हें बहुत प्रॉफिट जनरेट हुआ। उन्होंने उनका पैशन भी फॉलो किया और लोगों तक उनका नॉलेज भी पहुंचा सके। तो इस बुक के लिए हम शरद तांदड़े जी को थैंक्स बोलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस। तब तक